जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग एसएससी फेज 9 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर क्या करें और प्लीज क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता होगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आप सभी को बताना है विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट कुछ इंपॉर्टेंट दिन दिवस को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है बताएंगे। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे विश्व हेपेटाइटिस दिवस, आंसर कीजिएगा विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करें विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। याद रखना है कि 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तपेदिक यानी टीबी या फिर इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। तो विश्व तपेदिक दिवस, यक्ष्मा दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखना है कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो याद रखना है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर रोग दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे विश्व अल्जाइमर रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो बताना है विश्व अल्जाइमर रोग दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर रोग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करेंगे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। याद रखना है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी दिवस, ठीक है। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना है कि 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो आप आंसर करेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। याद रखना है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना है कि विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट दिन दिवस था जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप याद रखिएगा। तो विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। एक और सवाल आपको बताना है राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार पूछा गया सवाल है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? पता है तो बताएं। राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है?
11 मई, याद रखना है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। 11 मई को राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस मनाया जाता है, जबकि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 11 मई राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस। तो क्लास को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला सवाल, निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आंसर करेंगे, विच पार्ट ऑफ द बॉडी डज निमोनिया अफेक्ट? निमोनिया हमारे शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आप सभी को पता होगा कि निमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। और निमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, या वायरस के कारण होता है, या प्रोटोजोआ के कारण होता है? आंसर करेंगे, निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया रोग जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है। और निमोनिया जो है बैक्टीरिया के कारण होता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो याद रखना है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु के कारण। ठीक है, तो याद रखना है, निमोनिया बीमारी जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है और निमोनिया बीमारी डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो निमोनिया बीमारी डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो हमारे लंग्स को प्रभावित करता है। याद रखिएगा। अब यहां से आपको क्या याद रखना है? बहुत सारा ऐसे सवाल एग्जाम में आपसे पूछता है कि कौन सा बीमारी हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ सकता है टिटनेस, तो आपको बताना है टिटनेस जो है किस अंग को प्रभावित करता है। फटाफट रिवीजन करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। आपको बताना है टिटनेस किस अंग को प्रभावित करता है। और टिटनेस आप जानते हैं कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। याद रखना है कि टिटनेस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। टिटनेस किसके वजह से होता है? आपको पता होगा, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसको याद रखिएगा, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से होता है टिटनेस। क्लास्ट्रीडियम टिटेनी या टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला बीमारी टिटनेस। तो याद रखना है कि टिटनेस बीमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। हैजा आपसे पूछेगा, हैजा किससे होता है? तो आप जानते हैं हैजा जो है यह भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। तो हैजा याद रखना आंत को प्रभावित करता है। हैजा आंत को प्रभावित करता है और हैजा विब्रियो कोलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। सभी को पता होगा, हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो याद रखना है, हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के कारण होता है और हैजा आंत को प्रभावित करता है। याद रखिएगा। यहां से क्या समझ में आया? किस अंग को प्रभावित करता है पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि किसके वजह से होता है ये। टाइफाइड आप जानते हैं कि टाइफाइड किस भाग को प्रभावित करता है? तो आप जानते हैं कि टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे क्षय रोग जिसे यक्ष्मा भी कहा जाता है, तो क्षय रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग आप जानते हैं फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो याद रखना है कि क्षय रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्षय रोग फेफड़ा को प्रभावित करता है, इसे यक्ष्मा भी कहा जाता है। क्षय रोग को टीबी भी कहा जाता है, क्षय रोग को तपेदिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि तपेदिक किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्षय रोग किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो टीबी, क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक फेफड़ा को प्रभावित करता है। और यह किसके वजह से होता है? तो आप सभी को पता होगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग यानी टीबी यानी तपेदिक यक्ष्मा होता है। समझ में आ गया? तो याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण फेफड़ा को प्रभावित करने वाला क्षय रोग बीमारी होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, डिप्थीरिया पूछेगा किसको प्रभावित करता है? तो आप जानते हैं कि डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है। ठीक है, डिप्थीरिया किसको प्रभावित करता है? तो डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है। याद रखना है, डिप्थीरिया श्वास नली को प्रभावित करता है और कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो आराम से याद रखिएगा, कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण श्वास नली को प्रभावित करने वाला बीमारी डिप्थीरिया होता है। ठीक है, प्लेग किसके कारण होता है? तो आप जानते हैं प्लेग जो है पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो याद रखना है कि प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ से कि कौन सा बीमारी किसके वजह से होता है और शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस चीज को आप याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछेगा मलेरिया
शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो आप जानते हैं मलेरिया की वजह से हमारे शरीर में आरबीसीज और तिल्ली की संख्या कम हो जाती है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है और मलेरिया का वाहक होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो इस प्रकार का सवाल आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो सवाल आपको समझ में आ गया कि निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया फेफड़ा को प्रभावित करता है, जो कि डिप्लोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया से होता है, याद रखेंगे। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंट्री विथ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बॉर्डर्स। कौन सा ऐसा देश है जो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है? ठीक है, सबसे अधिक सीमा वाला देश कौन सा है? तो याद रखना है चीन। चीन जो है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। याद रखना है कि चीन जो है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। तो आपका आंसर हो जाएगा चीन। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? चीन जो है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है, याद रखना है। और आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है, यानी सबसे अधिक जनसंख्या चीन में है, सभी को पता है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन का कितना नंबर पे स्थान है आपको पता है? तो आंसर कर दीजिएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन जो है कितने नंबर पे आता है। ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है। तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, याद रखिएगा। और आपको पता है मंगोलिया पठार का हिस्सा है गोबी मरुस्थल, और गोबी मरुस्थल जो है चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। तो अगर आपसे पूछे गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, तो याद रखना है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। और गोबी मरुस्थल जो है ठंडा मरुस्थल है। किस प्रकार का मरुस्थल है? ठंडा डेजर्ट है। तो अगर आपसे पूछे गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, तो गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में फैला है। गोबी मरुस्थल जो है ठंडा मरुस्थल है, याद रखना है। इसके अलावा चीन का जो सबसे बड़ा खासियत क्या है आपको पता होगा, चीन जो है बहुत सारे फसलों के उत्पादन में अग्रणी है। जैसे आपसे पूछेगा कि विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखना है विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन चीन में होता है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। विश्व में सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? चीन में होता है। ठीक है, तो इन सब सवालों को भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछता है। इसके अलावा और भी कुछ फसल है, जैसे तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? चीन में होता है। सोयाबीन का मूल स्थान भी माना जाता है चीन को। ठीक है, मतलब माना जाता है कि चीन में सबसे पहले सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। तो चीन को सोयाबीन एवं चाय की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि सोयाबीन और चाय का जन्मभूमि किसे कहा जाता है, तो सोयाबीन और चाय का जन्मभूमि जो है चीन को माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा कागज, रेशम और बारूद का जनक भी चीन को माना जाता है। तो कागज, रेशम और बारूद का जनक चीन को माना जाता है। चीन को सोयाबीन एवं चाय की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका सवाल क्या बनेगा? चीन में चाय का खेती सबसे अधिक होता है, यानी चाय का उत्पादन सबसे अधिक चीन में होता है। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। कपास का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको पता होगा, आपसे एक सवाल और बहुत अच्छा पूछता है। सवाल पूछता है कि संघाई जो है, याद रखना है कि देश का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, चीन का जो संघाई शहर है, यहाँ पे चीन का सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग संघाई में है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको बताना है कि भारत का कौन कौन सा राज्य जो है चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आंसर कीजिएगा, भारत का कौन कौन सा राज्य चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, याद रखना है, सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है चीन। और चीन के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य बॉर्डर शेयर करते हैं, तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश चीन के साथ बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश। 5 भारतीय क्षेत्र जो हैं 5 भारतीय क्षेत्र जो हैं चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। एक तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके बाद उत्तराखंड को यू के लिख दिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। तो याद रखना है 5 भारतीय क्षेत्र चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 5 भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश के 5 भारतीय क्षेत्र चीन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो चीन जो है विश्व में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। सबसे अधिक देशों के साथ सीमा कौन बनाता है, तो याद रखना है कि चीन सबसे अधिक सीमाओं वाला देश है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा आप लोग,
ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। अगला सवाल, मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो आंसर करेंगे, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ प्लाज्मा इन ह्यूमन ब्लड? ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा का मात्रा कितना होता है? एकदम सिंपल सवाल है, आपको बताना है ह्यूमन ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है। तो सही आंसर क्या होगा? 55 से 60%। आप जानते हैं कि मानव ब्लड में प्लाज्मा 55 to 60% होता है, तो याद रखना है कि मानव रक्त में प्लाज्मा 55 से 60% होता है। ठीक है, मानव रक्त में प्लाज्मा लगभग 55 से 60% होता है, याद रखिएगा। आप सभी को पता है कि मानव रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी उत्तक है, याद रखना है। ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है, याद रखना है। ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। और आपको पता है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। अगर आपसे पूछे मानव शरीर में रक्त कितना होता है, तो शरीर के भार का लगभग 7%, याद रखना है। मानव रक्त कितना होता है? शरीर के भार का लगभग 7%। ठीक है, शरीर के भार का लगभग 7% ब्लड होता है हमारे शरीर में। ठीक है, शरीर के भार का लगभग 7% ब्लड होता है, याद रखिएगा। और आपको पता है कि ब्लड जो है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। मानव रक्त जो है हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है। इसका पीएच मान क्या होता है? तो आपसे पूछेगा मानव रक्त का प्रकृति कैसा होता है। मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखेंगे। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मानव रक्त क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है। और हमारे शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त हल्का क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आपको पता होगा कि हमारा जो रक्त होता है, ब्लड होता है, इसमें 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो याद रखना है, ब्लड में 2 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। एक तो होता है प्लाज्मा। क्या होता है? एक होता है प्लाज्मा। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? आपको पता है दूसरा क्या होता है? पहला हो गया प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा 55 से 60% प्लाज्मा होता है, याद रखेंगे। दूसरा होता है रुधिराणु। रुधिराणु को ब्लड कॉर्पशल्स कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है हमारे ब्लड में 2 प्रकार का पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, एक क्या होता है? ब्लड कॉर्पशल्स। ठीक है, एक होता है ब्लड कॉर्पशल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है ये कितना होता है? 55 से 60% प्लाज्मा हो गया, और बाकी जो होता है कॉर्पशल्स होता है, याद रखना है। समझ में आया? तो 55 से 60% प्लाज्मा पाया जाता है, याद रखना है कि ब्लड में 55 से 60% प्लाज्मा और बाकी ब्लड कॉर्पशल्स पाया जाता है। और ब्लड कॉर्पशल्स के अंतर्गत ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्लाज्मा का काम क्या होता है? तो आप जानते हैं प्लाज्मा का काम क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। तो याद रखिएगा, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। शरीर के रक्त का लगभग 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मा 55 से 60% होता है, याद रखिएगा। बाकी बच गया कितना? 40% मान लीजिए। 40% होता है रुधिराणु। ठीक है, अब जो रुधिराणु होता है यानी ब्लड कॉर्पशल्स होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है। तो रुधिराणु कितने प्रकार का होगा? ब्लड कॉर्पशल्स 40% होता है। अब ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि ब्लड 2 प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना है। एक है प्लाज्मा और दूसरा है रुधिराणु, जिसे हम लोग ब्लड कॉर्पशल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्लेटलेट्स। ठीक है, समझ में आया? और आरबीसी के बारे में आप जानते हैं, आरबीसीज को रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे आरबीसी को क्या कहा जाता है, तो आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, याद रखना है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है, आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, याद रखेंगे। और आरबीसीज में केंद्रक नहीं होता है, याद रखना है। स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। अपवाद है ऊंट और लामा। ऊंट और लामा 2 ऐसे स्तनधारी जीव हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बाकी आपको याद रखना है, स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो मैमल्स के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद है ऊंट और लामा, याद रखिएगा। और आपको पता है आरबीसीज का निर्माण बोन मैरो में होता है, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आरबीसीज का निर्माण बोन मैरो में होता है।
और आरबीसीज का काम क्या होता है, तो आप जानते हैं कि शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना आरबीसीज का प्रमुख काम होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया नामक बीमारी होता है, याद रखिएगा। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी होता है। और यह भी याद रखना है कि सोते समय आरबीसीज का मान कम हो जाता है और ऊंचाई पर चढ़ने पर या फिर पहाड़ों पर चढ़ने पर आरबीसीज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, पहाड़ पर चढ़ने के दौरान या ऊंचाई पर चढ़ने के दौरान आरबीसीज की मात्रा बढ़ जाती है, सोते वक्त आरबीसीज की मात्रा कम हो जाती है। और आरबीसीज की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है। तो अगर आपसे पूछे आरबीसी की मात्रा को किससे मापा जाता है, तो हीमोसाइटोमीटर से आरबीसीज की मात्रा को मापा जाता है। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स को ल्यूकोसाइट कहा जाता है, याद रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, याद रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी के बारे में आप जानते हैं कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य शरीर को रोगों से बचाना है, यानी शरीर में इम्यूनिटी बनाने का काम डब्ल्यूबीसी करता है, याद रखिएगा। और रक्त बिंबाणु के बारे में आप जानते हैं कि रक्त बिंबाणु को प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे प्लेटलेट्स, ठीक है, तो फटाफट हम लोग रिवीजन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा सवाल देखना है। प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है और इसको रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है। तो याद रखना है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। समझ में आया, तो रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। तो याद रखना है कि रक्त का थक्का जमाने में क्या हेल्प करता है, तो प्लेटलेट्स हेल्प करता है। ठीक है, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, याद रखिएगा। और प्लेटलेट्स केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारी जीवों में प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का मुख्य काम होता है रक्त के थक्का को बनाने में हेल्प करना। तो यहाँ आपका सही आंसर हो गया, मनुष्य के रक्त में प्लाज्मा लगभग 55 से 60% होता है, बाकी 40% जो होता है वो क्या होता है, ब्लड कॉर्पसल्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा। सवाल का आंसर हो गया प्लाज्मा 55 से 60%, याद रखिएगा। अगला सवाल, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? तो पंडित शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो आंसर करेंगे पंडित शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? पंडित शिव कुमार शर्मा जी किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं, आपको ये बताना है। तो बहुत आसान सवाल है, आप जानते हैं कि पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछे भजन सोपारी, तो आपको याद रखना है भजन सोपारी भी संतूर वादक हैं। तो भजन सोपारी और शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, याद रखना है। भजन सोपारी संतूर वादक, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्रमुख तबला वादक का नाम, तो तबला वादक में आपको कौन कौन सा नाम पूछ सकता है, जाकिर हुसैन, याद रखना है कि जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है, जाकिर हुसैन तबला वादन। अल्लाह रखा खां तबला वादन, याद रखना है अल्लाह रखा खां तबला वादन, जाकिर हुसैन तबला वादन, अल्लाह रखा खां तबला वादन, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है लतीफ़ खां भी तबला वादन है। तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, लतीफ़ खां तबला वादन, याद रखिएगा। शहनाई अगर आपसे पूछे, तो शहनाई में आप जानते हैं कि शहनाई में बिस्मिल्लाह खां जी का नाम सभी को याद रखना है कि शहनाई में बिस्मिल्लाह खां। इसके अलावा आपको याद रखना है अली अहमद हुसैन खां, शहनाई वादक अली अहमद हुसैन खां। तो याद रखना है अली अहमद हुसैन खां का संबंध किससे है, तो अली अहमद हुसैन खां शहनाई वादक थे, अली अहमद हुसैन खां। और बिस्मिल्लाह खां भी शहनाई वादक थे, याद रखिएगा। ठीक है, सारंगी से अगर आपसे पूछे, तो सारंगी वादक अगर आपको पता है तो सारंगी वादक के बारे में बताएं। उस्ताद बिंदु खां का संबंध सारंगी वादन से है, याद रखना है उस्ताद बिंदु खां का संबंध सारंगी वादन से है। ठीक है, तो उस्ताद बिंदु खां सारंगी वादक हैं, याद रखिएगा। तो समझ में आ गया पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा जी संतूर वादन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारा सवाल इस टॉपिक से आपका पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आपसे पूछे बांसुरी वादक, तो आप आंसर करेंगे पन्नालाल घोष किस क्षेत्र से जुड़े हैं, पन्नालाल घोष। तो याद रखना है बांसुरी वादन से जुड़े हुए हैं पन्नालाल घोष। ठीक है, पन्नालाल घोष बांसुरी वादन, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन। ठीक है, पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया, याद रखना है कि पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है, बांसुरी वादन से है। तो याद रखना है पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। ठीक है, तो पन्नालाल घोष और हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है, याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि प्लीज आप लोग क्लास को सपोर्ट करें। क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? आप सभी जानते हैं, आंसर करेंगे विच इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो आप सभी को पता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। तो याद रखेंगे, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है और भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी से दिया जा रहा है। भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी से दिया जा रहा है, याद रखेंगे। और भारत रत्न अवार्ड जो होता है पीपल के पत्ते के आकार का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा कि भारत रत्न पुरस्कार का आकार कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते के आकार का होता है। ठीक है, पीपल के पत्ते के आकार का होता है भारत रत्न पुरस्कार। तो याद रखना है कि भारत रत्न पुरस्कार पीपल के पत्ते के आकार का होता है और इस पर सूर्य का चित्र अंकित होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और भारत रत्न पुरस्कार 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि कला, साहित्य तथा विज्ञान या बड़े पैमाने पर जनसेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी से दिया जा रहा है और इसका आकार पीपल के पत्ते के आकार का होता है, याद रखेगा। आपसे पूछता है ये सवाल कि भारत रत्न पुरस्कार को कब बंद किया गया था? तो आप बताएंगे भारत रत्न को कब बंद किया गया था। ठीक है, भारत रत्न को बंद किया गया था, आपको बताना भारत रत्न पुरस्कार को कब बंद किया गया था। तो बहुत बार आपको हम पढ़ा भी चुके हैं कि 1977 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। तो याद रखना है 1977 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। अब इसी सवाल को घुमाएगा, आपसे पूछेगा भारत रत्न पुरस्कार को किस सरकार के द्वारा बंद किया गया था या प्रधानमंत्री कौन थे जब भारत रत्न पुरस्कार को बंद किया गया था। तो याद रखना है जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था। तो याद रखिएगा 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और यहां से प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई। तो याद रखना है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा भारत रत्न पुरस्कार को कब बंद किया गया। तो याद रखना है कि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने 1977 ईस्वी में जनता पार्टी से, तब उन्होंने भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया था। लेकिन फिर से भारत रत्न पुरस्कार शुरू हो जाता है 1980 में। क्यों? क्योंकि फिर से मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, जनता पार्टी की सरकार गिर जाती है और कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ जाता है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती है 1980 में और फिर से इंदिरा गांधी के द्वारा 1980 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार को शुरू कर दिया जाता है और 1980 में मदर टेरेसा जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो 1977 ईस्वी में भारत रत्न को बंद किया गया मोरारजी देसाई के द्वारा। प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की सरकार थी, याद रखिएगा। और भारत रत्न को पुनः शुरू किया गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, बनता है, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। भारत रत्न को पुनः शुरू कब किया गया? तो याद रखना है भारत रत्न को पुनः 1980 में शुरू किया गया और इसी साल 1980 में ही मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला। तो इस चीज़ को आप लिंक करके याद रखिएगा कि जिस साल मदर टेरेसा को भारत रत्न मिला, ठीक है, उसी साल मदर टेरेसा को जिस साल भारत रत्न मिला, उसी साल भारत रत्न को फिर से शुरू किया गया था। ठीक है, और आप जानते हैं कि मदर टेरेसा को नोबेल कब मिला था? एक साल, ठीक है, एक साल पहले नोबेल मिला। तो मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल मिला। बहुत बार पढ़ा चुके हैं, आपको याद रखना है कि मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल मिला और 1980 में इनको भारत रत्न मिला, याद रहेगा। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल मिला और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया मदर टेरेसा को और 1980 में ही भारत रत्न को पुनः शुरू किया गया था, याद रखिएगा। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि पहला भारत रत्न पुरस्कार किनको मिला था? तो आप सभी को पता होगा कि 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार शुरू किया गया और 1954 ईस्वी में 3 महान व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनमें थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। तो याद रखना है कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन लिखते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी थे। इनके अलावा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, आप जानते हैं सी राजगोपालाचारी, तो याद रखना है सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी, इनको भी आप लिख लीजिएगा, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आप अच्छे से लिखेंगे। तो सी राजगोपालाचारी जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, यानी बोल सकते हैं सीवी रमन। ठीक है, तो याद रखना है कि सीवी रमन, एस राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी जी को संयुक्त रूप से भारत रत्न पुरस्कार 1954 ईस्वी में मिला था। तो आप जानते हैं कि राधाकृष्णन जी भारत के पहले कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, सीवी रमन के बारे में आप जानते हैं कि सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी और सीवी रमन
को याद करते हुए ही हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। तो याद रखना है कि सीवी रमन को याद करते हुए 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। सीवी रमन को 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत रत्न 1954 में एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन जी को मिला था, याद रखेगा। अगर आपसे पूछे कि जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब मिला, बताइएगा नेहरू जी को भारत रत्न कब मिला। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट देखेंगे। नेहरू जी को भारत रत्न कब मिला, 1955 में, एक साल के बाद। 1954 में शुरू हुआ भारत रत्न और 1955 में नेहरू जी को भारत रत्न मिला। तो आराम से लिंक करके याद रख लीजिएगा कि नेहरू जी को एक साल के बाद ही भारत रत्न मिल गया। 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ और नेहरू जी को 1955 में भारत रत्न अवार्ड मिला था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि मरणोपरांत पहला भारत रत्न किनको मिला था, तो आप जानते हैं कि शास्त्री जी को मरणोपरांत पहला भारत रत्न मिला था। ठीक है, तो इसको भी, इन सवाल को भी आप याद रखिएगा कि मरणोपरांत पहला भारत रत्न किनको मिला था। मरणोपरांत पहला भारत रत्न मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, मरणोपरांत पहला भारत रत्न अवार्ड किनको मिला था, शास्त्री जी को। शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, तो याद रखना है मरणोपरांत पहला भारत रत्न अवार्ड शास्त्री जी को मिला था, कब मिला था, 1966 में। ठीक है, तो मरणोपरांत पहला भारत रत्न अवार्ड शास्त्री जी को मिला था 1966 में। आप जानते हैं कि शास्त्री जी की जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। और याद रखना है कि शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और ताशकंद समझौता के लिए इनको जाना जाता है। आप जानते हैं ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ था और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ताशकंद में। तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मरणोपरांत पहला भारत रत्न अवार्ड शास्त्री जी को 1966 में मिला था, याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जहां से आपका एग्जाम में बनता है, जैसे इंदिरा गांधी को भारत रत्न कब मिला, तो आपको बहुत बार बता चुके हैं कि 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। 1971 में भारत में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। ठीक है, तो ये सब सवाल आपको याद रखना है। 1971 में ही हॉकी का पहला वर्ल्ड कप हुआ था, पता है आपको। 1971 में हॉकी का पहला वर्ल्ड कप हुआ था। 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न, याद रखना है, 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। 1971 में हॉकी का पहला वर्ल्ड कप हुआ था। 1971 में ही पहला अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच हुआ था। अगर आपसे पूछेगा 1971 क्यों स्पेशल है, तो इंदिरा गांधी को भारत रत्न 1971। बांग्लादेश कब आजाद हुआ, 1971। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ, 1971। पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया, 1971 में, याद रखिएगा। 1971 में पहला ओडीआई मैच खेला गया था ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। ठीक है, तो ये सब बता चुके हैं आपको, तो ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पहला विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला तो कौन थे और इनको कब मिला था, आपको पता है तो बता दीजिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां। तो याद रखना है पहले विदेशी जिनको भारतीय रत्न मिला। तो भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन है, भारत रत्न पाने वाले फर्स्ट विदेशी कौन थे, तो याद रखना है भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खां, याद रखना है। ठीक है, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ये सब सवाल आपको याद रखना है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। इनको 1987 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया खान अब्दुल गफ्फार खान जी को, याद रखिएगा। लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला, लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी को 2001 में भारत रत्न मिला था, याद रखिएगा। 2001 में लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न मिला था। आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर को 2014 में, सचिन तेंदुलकर और एन रामचंद्र राव साइंटिस्ट थे, एन रामचंद्र राव, तो सचिन तेंदुलकर और एन रामचंद्र राव जी को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2015 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा अटल बिहारी वाजपेयी को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 2015। सचिन तेंदुलकर को कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया, 2014। ठीक है, तो ये सब सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अगली क्लास में बताएंगे। रेगुलर रहिएगा तो ही आपका रिवीजन हो पाएगा, क्योंकि एक क्लास में सारा कुछ तो नहीं बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज क्लास को सपोर्ट कीजिए। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न, याद रखिएगा। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं, तो आंसर करेंगे
मतलब कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, यह आपको बताना है। तो सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। तो राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को सौंपते हैं, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आंसर करेंगे राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति का पद है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है किस अनुच्छेद के तहत, सभी आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, किस अनुच्छेद के तहत बताएं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखना है अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो याद रखना है आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, याद रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुच्छेद 54 में बताया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 54 के तहत होता है, याद रखना है। और आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। तो याद रखना है मिनिमम एज 35 वर्ष होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष आयु होना चाहिए, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत होता है, याद रखिएगा। और आपको पता है कि वर्तमान में अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं वो 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता है। और आपको याद रखना है कि भारत में राष्ट्रपति जो है अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारा सवाल बनता है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, तो राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो आप जानते हैं अनुच्छेद 61, याद रखना है अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। आपको पता होगा राष्ट्रपति जी के पास क्षमादान की शक्ति होती है, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं, तो बताएं राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किस अनुच्छेद में डिस्कस किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान किस अनुच्छेद में बताया गया है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति के पास बहुत सारा पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, लेजिस्लेटिव पावर होता है, ठीक है, न्यायिक पावर होता है, फाइनेंशियल पावर होता है, मिलिट्री पावर होता है, इमरजेंसी पावर होता है। तो बहुत सारा पावर राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। तो उसी में से न्यायिक शक्ति के तहत राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के अनुसार क्षमादान की शक्ति होती है। तो याद रखना है अनुच्छेद 72 के तहत किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा अथवा दंडादेश का निलंबन दे सकते हैं, माफी दे सकते हैं, याद रखना है अनुच्छेद 72 में क्षमादान। और आपको पता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, तो आंसर करेंगे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, आप बताइएगा। तो याद रखना है अनुच्छेद 123, आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। और अगर पूछेगा गवर्नर, राज्यपाल, तो राज्यपाल 213 के तहत, समझ में आया, राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत। तो ये सब सवाल आपको माइंड में याद रखना होगा, क्योंकि रिलेट करके पढ़िएगा तो यही फायदा होगा आपको कि आप आराम से एक याद कीजिएगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा। तो राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। याद रखना है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इतना सवाल यहां से आप याद रखिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन लेटर, अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्लास को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास का लाभ उठा सकें। उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है।
और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, याद रखिएगा। और उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? राष्ट्रपति को तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? तो याद रखना है कि राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में संकल्प पारित किया जाता है, जिसके लिए उन्हें 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर करेंगे, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे तो आंसर करेंगे, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रखना है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। पुरुषोत्तम दास टंडन जी उत्तर प्रदेश में प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रहेगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन। अब यहां से इंपॉर्टेंट सवाल क्या बनेगा? विधानसभा से। ठीक है, बाकी तो आप याद ही कर लीजिएगा। तो विधानसभा से देखिए आपको क्या याद रखना है, आपसे पूछेगा कि विधानसभा का सदस्यों का संख्या कितना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, न्यूनतम कितना हो सकता है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो विधानसभा में मैक्सिमम कितना सदस्य हो सकता है और मिनिमम कितना सदस्य होता है? तो याद रखना है, विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकता है। विधानसभा में मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकता है और मिनिमम 60 सदस्य हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा कि विधानसभा में कितने सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। तो और ये किस आर्टिकल में बताया गया है? तो आर्टिकल 170 के अनुसार। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना है, अनुच्छेद 170 के अनुसार, अनुच्छेद 170 के अनुसार आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 170 के अनुसार, यहाँ पे ठीक से कर लीजिएगा इसको 170। ठीक है, आर्टिकल 170। ठीक है, अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 हो सकती है, याद रखिएगा। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 371 के अनुसार कुछ कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिनको विशेष प्रावधान के तहत कुछ पावर दिया गया है, जिसके तहत उन राज्यों में 60 से कम विधानसभा सदस्यों की संख्या है। मतलब होना चाहिए मिनिमम 60 सदस्य, लेकिन कुछ ऐसे भी राज्य हैं, ठीक है, जहां पर 60 से कम सदस्य है, वो अपवाद में आता है। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 170 के अनुसार मैक्सिमम 500 विधानसभा सदस्य, मिनिमम 60 विधानसभा सदस्य होना चाहिए। वर्तमान में नागालैंड विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 है, मिजोरम विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है, सिक्किम विधानसभा सदस्यों की संख्या 32 है। ठीक है, गोवा में 40 है। इसका मतलब कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहां पर 60 से कम या 60 के बराबर विधानसभा सीट है। ठीक है, जो कि अपवाद में है, तो उसको भी आप याद रख लीजिएगा। और विधानसभा, आप जानते हैं कि विधानसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होता है विधानसभा का अवधि। ठीक है, विधानसभा का अवधि 5 वर्ष होता है, लेकिन राज्यपाल अगर उचित समझे तो 5 वर्ष की अवधि से पहले ही विधानसभा का विघटन हो सकता है, याद रखिएगा। तो विधानसभा जो है अस्थायी सदन है, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन विधानसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, याद रखेंगे। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, याद रखिएगा। तो यहां पे आपका सही आंसर क्या हो गया? स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। पुरुषोत्तम दास टंडन जी उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। तो प्लीज आप सभी से आग्रह करेंगे कि क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो आंसर करेंगे, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? फटाफट आंसर करेंगे, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो आपको दो जगह कंफ्यूजन हो सकता है, इंदिरा कॉल और इंदिरा पॉइंट में। ठीक है, बाकी आप बता ही सकते हैं। तो आपको आंसर करना है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो आंसर करें। बिल्कुल सही आंसर है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है आपको पता है? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। तो एग्जाम में हो सकता है पिग्मेलियन पॉइंट भी पूछ दे, पिग्मेलियन पॉइंट। याद रखना है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। याद रहेगा, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, याद रखिएगा। अब यहां से और भी इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, जैसे अगर आपसे पूछे
जैसे यहाँ ऑप्शन में गुहार मोती देख रहे हैं, किबिथु है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका सवाल बनता है। अगर आपसे पूछे सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो याद है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, बताइए। इंदिरा कॉल, याद रखना है सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बोलेगा तो आप याद रखिएगा इंदिरा कॉल, लिख दे रहे हैं, जगह थोड़ा कम बन जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बोलेगा तो याद रखना है कि सबसे उत्तरी बिंदु हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा कॉल। गुहार मोती क्या है आपको बताना है, गुहार मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है, गुहार मोती गुजरात में है। सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती। तो याद रखना है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। और किबिथु कहाँ पे है आपको पता है, किबिथु कहाँ है, सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। ठीक है, सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया, अगर आपसे पूछेगा भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, याद रखिएगा। आया समझ में, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, याद रखिएगा। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, कहाँ पे है, लद्दाख में है। याद रखना है लद्दाख में है उत्तरी बिंदु। ठीक है, इंदिरा कॉल लद्दाख में है, ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। गुहार मोती पूछेगा कहाँ पे है, तो पता है गुहार मोती कहाँ पे है, तो गुहार मोती कच्छ जिला गुजरात में है, जो कि पश्चिमी बिंदु है। तो गुहार मोती गुजरात में, याद रखना है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती, जो कि कच्छ गुजरात में है। ठीक है, और अगर आपसे पूछेगा किबिथु, तो किबिथु सबसे पूर्वी बिंदु है और अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप अच्छे से लिखिएगा, कैसे लिखना है कि किबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जो कि लद्दाख में है। आया समझ में, तो इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे। आप सभी से आग्रह करेंगे कि प्लीज़ आप लोग क्लास को सपोर्ट करें, लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो आंसर करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। एकदम सिंपल सवाल है, आप जानते हैं सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आज़ाद भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखना है कि आज़ाद भारत के पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लोक अभियोजक निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है, तो फटाफट अब आंसर करेंगे। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्क, लोक अभियोजक निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करते हैं, लोक अभियोजक निम्नलिखित में से किसके अधीन कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रिक्ट जज, ऑप्शन नंबर बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑप्शन नंबर सी डीजी प्रोजिक्यूशन और ऑप्शन नंबर डी पुलिस डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज। तो आंसर करेंगे लोक अभियोजक किसके अधीन कार्य करते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, डीजी प्रोजिक्यूशन। ठीक है, डीजी प्रोजिक्यूशन के अधीन, ठीक है, डीजी प्रोजिक्यूशन के अधीन लोक अभियोजक जो है काम करते हैं। तो याद रखना है लोक अभियोजक किसके अंदर में काम करते हैं, तो लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है डीजी प्रोजिक्यूशन के अंतर्गत काम करते हैं। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। तो आंसर कीजिएगा, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को निम्न में से किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। तो क्या होगा आंसर, आंसर करेंगे तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किशोर न्याय अधिनियम 2000 के अंतर्गत देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले किसी बालक को किसके द्वारा बालक कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। यहां पे आपका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला सवाल, एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक,
आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। तो आपको बताना है कौन सा एक ऐसा संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। एकदम सिंपल सवाल है। तो आंसर क्या होगा? देखिए यहां क्या लिखा है, अनुसूचित जाति के शोषण के खिलाफ। तो आपका आंसर क्या होगा? अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, तो याद रखना है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, या फिर बोल सकते हैं अनुसूचित राष्ट्रीय आयोग, या फिर इसी को घुमा के बोल सकते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। समझ में आया? तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है। क्यों किया गया है? तो याद रखना है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है ताकि अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान किया जा सके और अनुसूचित जाति को सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों में उनको बढ़ावा दिया जा सके और उनके हितों की रक्षा किया जा सके। तो याद रखना है कि अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है ताकि अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान किया जा सके। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। ठीक है, एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्य से सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है में बदलने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार था? तो आंसर करना है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। ठीक है, ये जो है ये एलेनोर रूजवेल्ट का पसंदीदा वाक्य था और इसी वाक्य को मॉडिफाई करके किसने कहा कि सभी मनुष्यों को समान बनाया गया है, वही आपको बताना है। ठीक है, तो आंसर कीजिए। मानव अधिकारों की, आपको बताना है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की भाषा सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। ये जो स्टेटमेंट है सभी पुरुषों को समान बनाया गया है, यह कहा था एलेनोर रूजवेल्ट ने। एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। ठीक है, और इसी जो सेंटेंस इसी को मॉडिफाई करके कहा था कि सभी मनुष्यों को समान बनाया गया, ये किसने कहा है, ये आपसे पूछा है। तो याद रखना है हंसा मेहता। ऑप्शन नंबर डी हंसा मेहता आपका सही आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रैफिक साइन? इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो आपको बताना है ये जो यातायात संकेत आप देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। सिंपल सा सवाल है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, आगे बस डिपो या बस स्टॉप है। तो याद रखना है आगे जो है बस डिपो है यानी बस स्टॉप है आगे। ठीक है, तो इस सिंबल का अर्थ क्या होता है कि आगे बस स्टॉप है, याद रखिएगा। अगला सवाल, 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड में और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। तब बिहार सरकार ने प्राकृतिक शाल वन के स्थान पर डैश उपजाने का फैसला लिया और सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया था। तो आपको आंसर करना है 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। तब बिहार सरकार ने प्राकृतिक शाल वन के स्थान पर, देखिए ऑप्शन भी आपको दे दिया है, साल वन के स्थान पर कौन सा ऐसा जो मतलब बोल सकते हैं ट्री है या इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उपजाने का फैसला किया था। यानी बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल के स्थान पर, साल वन के स्थान पर किस चीज़ का फसल या फिर किस चीज़ का वन उगाने का फैसला लिया था, जिसके बदले में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था सिंहभूम जिले में। ठीक है, तो याद रखना है कि बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर सागवान के बागान को लगाने का फैसला किया था, सागवान के पेड़ को लगाने का फैसला किया था और इसी फैसला से सिंहभूम जिले के आदिवासियों को बुरा लगा और उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। समझ में आया? तो बस यही सवाल है, सिंपल सा सवाल को घुमा फिरा के पूछा है। तो याद रखना है 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था और इसी को देखते हुए झारखंड और उड़ीसा में भी जंगल बचाओ आंदोलन फैल गया था। ठीक है, और बिहार सरकार ने प्राकृतिक साल वन के स्थान पर सागवान बागान उपजाने का फैसला लिया था, जिसके वजह से सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। ठीक है, ऑप्शन देख के आपको पता नहीं चल रहा है। और आपको पता है रबड़ का खेती कहाँ होता है? साउथ इंडिया में होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, रबड़ का खेती साउथ इंडिया में होता है। सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन केरल में होता है। पढ़ा है आपको ना कि रबड़ का उत्पादन साउथ इंडिया में, कॉफी का उत्पादन साउथ इंडिया में, रबड़ का सबसे अधिक खेती केरल में। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहां पर आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? तो आंसर करेंगे
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिडक्शन फ्रॉम द टोटल इनकम फॉर कंप्यूटिंग इनकम टैक्स। निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन। तो याद रखना है कि आयकर की गणना के लिए कुल आय में से व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज जो है ये कटौती नहीं है। तो याद रखना है व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो आयकर की गणना के लिए, इनकम की गणना के लिए कुल आय में से कौन सा कटौती नहीं है? तो व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। भूमि अधिग्रहण अधिनियम भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना 2013 के अनुसार सरकारें जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती है वो है, यानी भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, ठीक है, 2013। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकार जो है किस उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजना। ऑप्शन नंबर बी, निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजना। ऑप्शन देख के ही आप आंसर कर सकते हैं। सवाल लगता है हार्ड है, लेकिन सवाल आप सिर्फ पढ़िए, एक बार दो बार आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह का सवाल, ठीक है, याद किए बिना आप आंसर कर सकते हैं। पूछा है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकार किन उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण कर सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट्स फॉर पीपल लिविंग इन एरियाज अफेक्टेड बाय नेचुरल कैलेमिटीज। तो ये बिल्कुल सही है, पहला वाला ऑप्शन सही है कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अगर कोई परियोजना आता है तो उसके तहत भी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उद्देश्य से सरकार जो है भूमि अधिग्रहण कर सकती है। और दूसरा है निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजना। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जमीन नहीं है, तो उनके लिए अगर कोई आवास परियोजना चला रहा है तो उनके तहत भी लिया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सी ऑप्शन तो दिया ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और बी होगा, तो ये ही होगा आंसर। बाकी ये सब दिया ही नहीं है, सी तो दिया ही नहीं है कहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करे? तो आपको आंसर करना है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, अगर आंसर पता है तो आंसर कर दीजिए। आपसे पूछा गया है कि सूचना का अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग, ठीक है, को यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की जांच कर सके? तो आंसर करेंगे, आरटीआई से संबंधित सवाल है। तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि आरटीआई यानी केंद्रीय सूचना आयोग, आपसे पूछेगा सूचना का अधिकार कब आया था, तो याद रखना है जो आरटीआई है यानी सूचना का अधिकार है, ये कब आया था? आरटीआई यानी सूचना का अधिकार 2005 में आया था। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। तो अगर आपसे पूछे केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब किया गया, तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। और याद रखना है कि 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानूनी रूप से अधिकार में आया। तो अगर आपसे पूछे पूरा डेट के साथ तो याद रखना है 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार जो है कानूनी रूप से आया था, याद रखिएगा। ठीक है, और केंद्रीय सूचना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति एक समिति के नेतृत्व में करती है। ठीक है, तो एक समिति जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक समिति होता है जिसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा संघीय मंत्रिमंडल में से कोई एक मंत्री होते हैं। तो इन सब के द्वारा मिलाकर राष्ट्रपति जो है, इन सब के सजेशन पे राष्ट्रपति जो है मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को केंद्रीय सूचना आयोग में शामिल करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के साथ साथ राज्य सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायतों की जांच करे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धारा 18। धारा 18 के तहत, ठीक है, धारा 18 के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम में धारा 18 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग को यह पावर होता है कि वह राज्य सूचना आयोग के पास भी पावर होता है और केंद्रीय सूचना आयोग के पास भी यह पावर होता है धारा 18 के तहत कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के विरुद्ध शिकायत का जांच कर सकता है। समझ में आया? तो इस चीज को आप याद रखिएगा।
अगला सवाल, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ठीक है, केरल, ये केरल में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आई, यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है IITMK द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम आपको बताना है। तो आपको बताना है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम बताइए। तो आंसर करेंगे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ठीक है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो याद रखना है क्षेमम ऐप, ठीक है। तो नेम द मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट IITMK। तो आपसे पूछा गया, सिंपल सा क्वेश्चन को हार्ड बना के दे दिया है। आपसे बस पूछा गया कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्या है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, क्षेमम ऐप भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान के द्वारा विकसित किया गया ऐप है, ठीक है। तो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान के द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? क्षेमम ऐप, याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही सवाल था। आप सभी से आग्रह करेंगे कि क्लास अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, और साथ ही साथ कोई भी डाउट होता है तो आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप लोग कमेंट करें, और क्लास में आप लोग रेगुलर रहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रेगुलर रहेंगे उतना ज़्यादा आपका रिवीजन होगा, और उतने आपको रिवीजन तो होगा ही, साथ ही साथ आपको कुछ नए सवाल भी सीखने को मिलेंगे, जिससे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लास में आते हैं, क्लास को सपोर्ट करते हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। और जो भी बच्चे BSc ट्रिकी क्लासेस पर नए हैं, आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप BSc ट्रिकी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ रेगुलर रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSc, धन्यवाद।